हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का प्राथमिक व्यवसाय जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हमने प्राथमिक व्यवसाय के जो भाग थे, जैसे हमने आखेट, संग्रहण, मछली पालन और पशुचारण, इन 4 भागों में से हमने 2 भागों के बारे में पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। पहला जो भाग था वो था हमारा आखेट, जिसके अंदर हमने आखेट के महत्वपूर्ण बिंदु जाने और साथ में हमने देखा कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से जनजाति हैं जो आखेट के द्वारा अपना जीवन का क्या कर रही है, निर्वाह कर रही है। उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ क्या किया था, अध्ययन किया था। बाद में हमने संग्रहण जो टॉपिक था उसके कुछ बिंदु का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा संग्रहण क्या है, संग्रहण के दौरान वो कौन कौन से कंदमूल को इकट्ठा करते थे और संग्रहण के अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियों के द्वारा वो संग्रहण करते थे। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। आज हम बच्चों इसी संग्रहण टॉपिक का जो कुछ क्षेत्र और बिंदु बचे हुए हैं उनका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। साथ में हम मछली पालन के क्षेत्र और पशुपालन या पशुचारण के जो क्षेत्र, उन सब के बारे में भी इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम लेते हैं जो हमारा पिछले वीडियो का जो बचा हुआ टॉपिक था वो है संग्रहण। संग्रहण के अंदर देखते हैं इनके द्वारा संग्रहित की गई वृक्षों की छाल से ऊन, चमड़ा तैयार करने के लिए काठ बनाए जाते हैं। देखो, संग्रहण के दौरान जो हम तत्व इकट्ठा करते हैं या प्राचीन काल में जो लोग तत्व इकट्ठा करते थे, उनसे वो पेड़ों की जो छाल होती थी, उन छाल से क्या करते थे, कुनेन की दवाई बनाते थे या कुनेन बनाने में उसको काम में लेते थे। इसके अलावा पेड़ों की छाल से क्या बनता था, चमड़ा तैयार होता है। क्या होता है, चमड़ा। आपने देखा होगा जो चर्म प्रधान उद्योग से जो संबंध रखते हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह छाल से हम चमड़े को तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा कार यानी कोयला क्या होता है, कार क्या होता है, कोयला। तो कोयला बनाने के लिए भी पेड़ों को हम काट कर उसका उपयोग हम कोयला बनाकर उसको समृद्ध कर लेते हैं, जिससे फ्यूचर में उन कोयलों को जलाकर हम ऊर्जा की प्राप्ति आसानी से कर सके। इसलिए उन काट या कोयले का निर्माण वो फ्यूचर में ऊर्जा के लिए वो इकट्ठा करने के लिए करता है। तथा पत्तियों से वह पेय पदार्थ, दवाइयां और क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है। और इसके अलावा जो पत्तियां इकट्ठी करते थे उनसे क्या बनते थे, पेय पदार्थ, मतलब पीने के लिए पदार्थ। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे अपन तुलसी की पत्ती, चाय की पत्ती, इनसे क्या होता है बच्चों, पेय पदार्थ मतलब पीने के लिए जो पदार्थ होता है उसका क्या होता है बच्चों, तत्व तैयार होता है। उसके अलावा इससे द्वारा क्या बनाई जाती है, दवाइयां। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जिसके अंदर पत्तियों के जो अंश होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते पाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी पत्तियां हैं जिसका उपयोग हम दवाइयों के अंदर करते हैं। इसके अलावा क्रांतिवर्धक मतलब सीधी भाषा में हम बोले तो जब शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, बॉडी के अंदर जब कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयां बनाई जाती है जिससे उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कमजोरी दूर। तो इन्हीं पत्तियों से कुछ क्रांतिवर्धक मतलब ताकत वाली जो दवाइयां हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा रेशे से कपड़ा, रेशे से क्या बनता है, कपड़ा। रेशे के अंदर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी है बच्चों, रेशे के अंदर 2 प्रकार की प्रवृत्ति आती है। जैसे एक तो कपास आता है, एक जूट आता है मुख्य रूप से। इन 2 को वो इकट्ठा किसके लिए करते हैं, कपड़े के लिए। किसके लिए करते हैं, कपड़े बनाने के। और आपको मालूम है कपास है वो सबसे ज्यादा कपड़े बनाने में उपयोग आने वाला रेशा है। क्या है, सबसे ज्यादा कपड़ा किससे निर्माण होता है, कपास से ही
निर्माण किया जाता। आपको एक और मालूम होना चाहिए, कपास विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अमेरिका के अंदर। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कपास उत्पादन होता है। और यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? गुजरात के अंदर। कहाँ होता है बच्चों? गुजरात के अंदर होता है। फिर यदि हम भारत में राजस्थान की बात करें, भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से ज्यादा कपास हनुमानगढ़ में होता है। कहां पर होता है बच्चों? हनुमानगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। और जूट के बारे में पढ़ते हैं तो विश्व के अंदर जूट से ज्यादा कौन करता है? इतना भारत। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत है। और भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। और भारत के अंदर पश्चिम बंगाल, भारत के अंदर कौन सा है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। और उसके बाद विश्व में दूसरा स्थान आता है वो है बांग्लादेश का। किसका आता है? दूसरा नंबर बांग्लादेश, तीसरा नंबर किसका आता है जूट उत्पादन में? चीन का। तो विश्व का सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाला जो देश बना है वो कौन सा बच्चों? भारत है, जहां सबसे ज्यादा जूट का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके अलावा दृढ़ फल से भोजन व तेल और जो ज्यादा बड़ी गिरदार वाले जो फल होते थे उसका उपयोग वो किस में करते थे? भोजन बनाने में, साथ में तेल का निकालने में उसका उपयोग होता था। तने का उपयोग रबड़ बनाने, तने कुछ ऐसे पेड़ के तने होते हैं जिससे क्या निकलता है? दूध निकलता है। क्या निकलता है? दूध। और उस दूध को इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक पौधा है हीबिया, जिसके दूध से क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया जाता है। इसके अलावा बलाटा, गोंद, रोल ये भी हैं जो हमारे कंदमूल की तरह इकट्ठे या संग्रहित करने वाले तत्व है, जिससे अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं। गोंद का उपयोग आपको पता ही है, किसी वस्तु को चिपकाने के लिए करते हैं। और रोल का उपयोग आपने देखा होगा, गांव के अंदर जो औरतें होती है वो अपने सिर के ऊपर बिंदी लगाती है। क्या लगाती है? बिंदी। तो उस बिंदी को चिपकाने के लिए पीछे जो चिपचिपा पदार्थ लगा होता है वो क्या होता है? रोल बनाने में करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, संग्रहण के अंतर्गत जो इकट्ठे किए गए पदार्थ है उनसे हम किन किन चीजों का निर्माण कर सकते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह काम आ सकती है उसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं प्रमुख क्षेत्र। अब उन प्रमुख क्षेत्रों को देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? संग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो अब प्रमुख क्षेत्र देखने से पहले हम इन क्षेत्रों के बारे में जो मानचित्र कौशल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों आपके मानचित्र कौशल के अंतर्गत मानचित्र आता है जिसके अंदर भारत और विश्व के महत्वपूर्ण मानचित्रों की बात होती है और उसको दर्शाने के लिए आपके मानचित्र दिए जाते हैं, जिसमें आपको विश्व का 2 नंबर का मानचित्र आएगा और 2 नंबर का भी क्या आएगा? भारत का मानचित्र आता है। और 2 नंबर का भी किसका आता है? राजस्थान का मानचित्र आता है। तो इसलिए आपको भारत, राजस्थान इन जैसे महत्वपूर्ण जो मानचित्र है उसका बारे में अध्ययन होना जरूरी है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है। अब हमने ये बना दिया क्या है? विश्व का एक हल्का सा स्केच बना दिया जिससे हम विश्व के प्रमुख क्षेत्र को पढ़ सके। मलाया प्रायद्वीप में सेमांग सकाई जनजाति। मलाया प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई। मलाया का मतलब मलेशिया के जो देश है यहाँ पर जो आते हैं, मलेशिया के जो क्षेत्र इस तरह क्षेत्र बना हुआ है और वहां पर जो क्षेत्र है यहाँ पर मलाया, तो यहाँ पर जो मलाया क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी क्षेत्र की जनजाति पाई जाती है? सेमांग और सकाई। कौन सी? सेमांग और सकाई। फिर अमेजन या अमेजिन बेसिन में बोरो जनजाति। अमेजन कहां पर बहती है? उत्तरी अमेजन नदी कहां पर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये अमेजन नदी। अमेजन नदी। तो अमेजन नदी के पास कौन सी जनजाति रहती है? बोरो। कौन सी है? बोरो। और यदि आपसे पूछ ले ये नदी कहां पर आई हुई है तो दक्षिणी अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी अफातंत्र की नदियों में से एक मानी जाती है। तो आपने देखा अमेजन बेसिन की कौन सी जनजाति? बोरो। कालारी बेसिन में पुष्मेन जनजाति। देखो यहाँ पर कालारी मौजूद है।
यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? पूस में, यह जनजाति, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में, अब पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर हम अपनी हिमालय पर्वत क्षेत्र की बात भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे हिमालय पर्वत क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? तो आपने देखा होगा कि हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जैसे गद्दी है, ये जनजाति के रूप में ही, जैसे नागा है, गोंड है, ये जो जनजातियां हैं कहाँ रहती हैं? पहाड़ों के अंदर रहती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की आंतरिक भागों में, ये हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया, ये ऐसा कौन सा था बच्चों? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इन भागों के अंदर भी ये जनजाति निवास क्षेत्र माने गए। कौन से जनजाति निवास क्षेत्र? संग्रहण जनजाति निवास क्षेत्र। तो आपने कौन कौन से देखे? मलय प्रायद्वीप में सेमांग और सकाई जनजाति। मलय प्रायद्वीप के अंदर कौन सी? सेमांग और सकाई जनजाति। अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति। अमेजन बेसिन में कौन सा? बोरी या सॉरी बोरो जनजाति। कल आ रहा है मरुस्थल के अंदर कौन सी? बुशमैन जनजाति। और पर्वतीय क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये जनजाति निवास करती है। तो अब हमारे पास एक शब्द आया है, वो है हमारे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यदि इस प्रकार का सवाल आते हैं, देखो बच्चों इस प्रकार का जो सवाल है काफी बार आपके प्रैक्टिकल के दौरान मौखिक रूप में पूछ दिया जाता है, क्योंकि इस समय कोई निश्चित सवाल नहीं होता, इसलिए मौखिक में पूछते हैं कि प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप क्या है? तो याद रखना, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से गिरा हो, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से गिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछा जाए तो याद रखना बच्चों, अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपों में से एक है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए जो भारत भी एक प्रायद्वीप की स्थिति रखता है, जिसके अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं तो इसके इस साइड ये आ जाती कौन सी? अरब सागर। और इस साइड कौन सी आ जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और नीचे कौन होता है? हिंद महासागर। इस तरह भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन ओर से क्या होता है? जल से घिरा होता है, इसलिए इस भारत को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रायद्वीप। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो भारत की स्थिति को निर्धारित करते हैं, जैसे द्वीप क्या है? क्योंकि जब भारत हिमालय से नहीं टकराया था उस समय भारत एक किस तरह का राष्ट्र था? एक द्वीपीय राष्ट्र था। लेकिन हिमालय से टकराने के बाद ये कौन सा राष्ट्र बन गया? प्रायद्वीपीय राष्ट्र। यदि आपसे पूछे द्वीप क्या है, तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का उदाहरण है। अब हम तीसरा महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रिया का भाग देखते हैं, वो है मछली पालन। यदि आपसे इसमें भी सवाल पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मछली पालन कौन सा देश करता है, तो याद रखना चीन। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मछली पालन करने वाला देश कौन सा बच्चों? चीन है। और यदि भाग में पूछे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। और एक मोती निर्माण करने वाली जो मछली है, जो मोतियों का निर्माण करती है, वो मछली भारत के अंदर कहां पर पाली जाती है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर
मोती वाली मछली का क्या होता है, पालन होता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो मोती वाली मछली का जो उत्पादन की जो प्रक्रिया हुई वो किस देश के सहयोग से हुई थी, जापान के देश से। किस देश के सहयोग से हुई थी, जापान के देश के सहयोग से। गुजरात राष्ट्र के अंदर जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां पर मोती प्राप्त करने वाली मछली का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं इसके बिंदु। प्राचीन काल में लोग तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों और सागरों के तटों के किनारे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और प्राचीन काल के अंदर जो लोग हैं वो तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों और सागरों के किनारे क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं और मछली पकड़कर उनसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे राज्य भारत के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर तालाबों, झीलों के अंदर क्या करते हैं, मछली को पकड़ते हैं। और आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी विश्व के अंदर ताजे पानी के रूप में जानी जाए तो वो सुपीरिया झील है, ठीक है। और भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो यदि हम देखें तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से जैसलमेर झील है और कृत्रिम रूप से गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे ऊंची मीठे पानी की ताजा झील जो वुलर झील है। तो इस तरह बहुत सारे उत्तर आते हैं। हम अगला बिंदु देखते हैं। मछली को भोजन के अलावा तेल, चमड़ा प्राप्त करने अर्थात दुधारू पशु को खिलाने व खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो मछली का जो उपयोग है वो मनुष्य स्वयं खाकर अपने भोजन की क्या करता है, पूर्ति करता है। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण भारत के अंदर जो लोग हैं उनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल और मछली। जब तक उनको चावल और मछली की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसका पूर्ण रूप से भोजन की प्राप्ति नहीं मानी जाती। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, खाने में मुख्य रूप से चावल और मछली का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मछली से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है जो तारपीन के तेल के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मछली होती है उसको उपयोग है वो दुधारू पशु को खिलाने में भी करते हैं। भोजन के रूप में, पौष्टिक भोजन के रूप में या पौष्टिक आहार के रूप में इसको दिया जाता है, जिससे दुधारू पशु के दूध के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है और दूध देने की क्षमता और दिनों की संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। खाद बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आपको पता है जो खाद बनती है खेतों में डालने के लिए, जो जैविक खाद, उस जैविक खाद के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, खाद मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं। खाद को मुख्य रूप से कितने भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लो, जैविक खाद, रासायनिक खाद, हरी खाद। ये 3 प्रकार की क्या होती है, खाद होती है। जैविक खाद, रासायनिक खाद और हरी खाद। जैविक खाद के अंदर गोबर से, मल मूत्र से तैयार की जाती हैं, वनस्पति से तैयार की जाती हैं, इन सब से की जा सकती है, ठीक है। रासायनिक खाद में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और इसके अलावा सल्फर भी होता है कुछ। इस तरह बहुत सारे खनिजों की मात्रा उसके अंदर देखने को मिलती है। हरी खाद के अंदर हरी पत्तियां, घास फूस, टेचा गाछ, गंवार की फलकट, इस तरह बहुत सारी ऐसी जो तत्व होते हैं उसको सड़ा गलाकर उसकी खाद को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इस तरह अलग अलग प्रकार की खादों का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन बच्चों सबसे अच्छी खादों में से इन दोनों खादों को माना जाता है, क्योंकि इससे खेतों की उर्वरक क्षमता तो बढ़ती है, साथ में वो लाइफ टाइम के लिए उसकी उर्वरक क्षमता को भी खराब नहीं होने देता है। यदि हम इस खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक तो भूमि कठोर बन जाती है और इसमें अम्लता और सारता की प्रधानता भी बढ़ जाती है। इसलिए जैविक और हरी खाद का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। अब हम बच्चों अगले बिंदु को लेते हैं। आधुनिक तकनीकी विकास एवं बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य व्यवसाय का आधुनिकीकरण हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, तकनीकी बढ़ रही है और लोगों की जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लोगों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके उदर की पूर्ति की मांग भी बढ़ रही है। तो उदर की मांग की पूर्ति करने के लिए कुछ अंश मत्स्य व्यवसाय के द्वारा उसका उत्पादन करके लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी रूप में अपना जीवन निर्वाह
करते हैं। उन लोगों को उदर पूर्ति के लिए मत्स्य व्यवसाय का आधुनिक करके उनका उदर की पूर्ति की जा रही है। आपको मालूम ही है कि आजकल जो मछली है वो घर के अंदर छोटे से तालाब का निर्माण करके आधुनिक तकनीक से बड़े पैमाने पर की जा सकती है। इसी प्रवृत्ति को अपनाकर आजकल इस क्षेत्र में आधुनिक रूप से मछली की उत्पत्ति करके लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है। एक शब्द आया बच्चों, जनसंख्या। जनसंख्या आपने लेसन नंबर 3 में पढ़ा भी है, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। विश्व के सबसे ज्यादा मछली का जो उत्पादन है समुद्र के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जलधारा आकर जहां मिलती हैं उन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। अब बात आ गई है मछली के उत्पादन से। यदि मछली का जो उत्पादन है सबसे पहले वो कौन से क्षेत्रों में निवास करती है या कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है वो आपको थोड़ा सा मैं ग्राफ के माध्यम से बता देता हूं, फिर आपसे अगली पॉइंट की बात करते हैं। अपन को शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जैसे सबसे पहले यह होती है भूमध्य रेखा, ठीक है बच्चों, ये होती है कर्क रेखा और ये होती है आर्कटिक रेखा, ठीक है बच्चों, और ये होती है ध्रुवीय रेखा या उत्तर ध्रुवीय रेखा, उत्तर ध्रुवीय रेखा, ठीक है बच्चों। फिर ये हो गई हमारी मकर रेखा, ठीक है, ये हो गई दक्षिणी उपध्रुव रेखा और ये हो गई दक्षिणी ध्रुव रेखा या ध्रुवीय रेखा, ठीक है बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कर्क रेखा टू मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा टू मकर रेखा के बीच में जो भाग होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा होता है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय, याद रखना। फिर आपको मालूम होना चाहिए कर्क रेखा टू आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा टू आर्कटिक रेखा और मकर रेखा टू दक्षिणी उपध्रुव रेखा, ये जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और फिर आर्कटिक रेखा टू ध्रुव तक, आर्कटिक रेखा तक दक्षिणी उपध्रुव रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है वो होता है शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत कटिबंध। इस तरह पृथ्वी को 3 मुख्य कटिबंध में बांटा गया, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंध। लेकिन बच्चों जहाँ मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण कटिबंध। और शीतोष्ण कटिबंध के वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज्यादा होता है? वो होता है जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। और जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो वहां का वातावरण क्या हो जाता है? अनुकूल हो जाता है, जिसके कारण वहां पर ये मछली का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। आपने एक महासागर का नाम सुना होगा, अंटार्कटिका महासागर। कौन सा? अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर के अंदर बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए कि जो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर है, कौन सा? उत्तरी अंटार्कटिका महासागर के अंदर 2 ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती। एक तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। कौन सी? गर्म जलधारा। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जिस स्थान पर मिलती उस क्षेत्र का नाम है सारगासो क्षेत्र, सारगोसो क्षेत्र। और इस सारगोसो क्षेत्र के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन
होता है, जिसमें डागर बैंक और सारगासो बैंक और बहुत सारे ऐसे बैंक क्षेत्र नाम से जाने वाले जो क्षेत्र है वो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। जैसे डागर बैंक, ग्रांड बैंक, ये सब इसके उदाहरण है। तो आपको मालूम हो गया होगा विश्व के अंदर जो शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है जहाँ पर गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, जैसे लेबडोर की ठंडी जलधारा, गलफन की जलधारा आपस में आकर जहाँ मिलती है, कौन से क्षेत्र में मिलती है, सारगासो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अधिक मछली का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो आपको बच्चों मालूम हो गया होगा कि किस तरह मछली का महासागरों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर कैसे होता है। अब हम आपके अगला जो बिंदु होगा वो मछली उत्पादन क्षेत्र है, जिसमें हम देखेंगे कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में कहाँ मछली का उत्पादन होता है। मछली पालन क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो मुख्य रूप से बच्चों इसके 4 प्रमुख क्षेत्र है। कितने हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र है, जिसको हम मानचित्र कौशल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के अंदर प्रमुख जो मछली पालन जो क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्रों में अंतर्गत आते हैं। ये जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसके अनुसार ये मछली का उत्पादन देखने को सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ये हम ले रहे हैं लगभग ये एशिया का, ये यूरोप महाद्वीप और एशिया का हिस्सा हो गया, और ये हमारा अफ्रीका का हिस्सा हो गया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर है उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्तीय क्षेत्र। अब उत्तरी प्रशांत महासागर कौन सा है, उसके लिए आपको पहले देख लेना चाहिए कि ये प्रशांत महासागर क्या कहलाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसलिए पहले आपको मैं महासागरों के बारे में जानकारी देता हूं। फिर ये उत्तरी अटलांटिका महासागर है और इसे दक्षिणी अटलांटिका महासागर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम अंध महासागर भी है बच्चों। क्या नाम है? अंध महासागर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो महासागर है उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस आता है कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर। कौन सा आता है? प्रशांत महासागर। ठीक है, और फिर ऊपर की साइड उत्तरी ध्रुव महासागर और इसका नाम है दक्षिण ध्रुव महासागर। ठीक है बच्चों, अब आपको समझने में क्या होगी आसानी। तो सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर ये हिस्सा, तो ये इसका तटवर्ती क्षेत्र, और इस साइड ये जो तटवर्ती क्षेत्र है। तो इस तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर आप देखते हो तो मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो आपको मालूम हो गया कि उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र कौन सा है। फिर उत्तरी अटलांटिका तटीय अमेरिकन क्षेत्र, ये है उत्तरी अटलांटिका। तो ये है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका तटवर्ती भाग। ये यहाँ पर जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत ये मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। साथ में यहाँ पर एक क्षेत्र है उसका नाम है सारगासो क्षेत्र। कौन सा है? सारगासो क्षेत्र, जहां पर लेबरडोर यहाँ से ठंडी हवा आती है और यहाँ से आते हैं गल्फ स्ट्रीम की, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की, और यहाँ पर आकर ये दोनों क्या होती है? मिलती हैं। उस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? सारगासो क्षेत्र। फिर अगला बिंदु उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, और ये हिस्सा है ये कौन सा में आता है? उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से अटलांटिक जो महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर उसी के अंतर्गत आता है। जो इसका ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है, जैसे
नॉर्वे है, स्वीडन है, लंदन है, आइसलैंड क्षेत्र है, पुर्तगाल है, ये सारे क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और यहाँ मछली पालन होता है। फिर जापान क्षेत्र, यहाँ पर है एक देश प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, वो कौन सा है? जापान। तो वहां पर जापान के अंदर भी मछली का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और आपको मालूम ही है जापान देश के सहयोग से ही हमारे भारत राज्य का कौन सा, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात का कौन सा है? सौराष्ट्र क्षेत्र है, जहां पर मोती मछली का उत्पादन किया जाता है, जिससे मछली के अंदर से क्या निकलता है? मोती, जो आजकल लोग आभूषण के रूप में, माला के रूप में पहनते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर मछली पालन होता है। अब हम लेंगे पशु चारण। देखो पशु चारण आपको खुद को ही मालूम है, एक प्राथमिक क्रिया या कृषि से जुड़ा हुआ ही भाग है, जिसके अंतर्गत हम इसको लेंगे। अब इसकी यदि हम परिभाषा देखें, पशुओं को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पशु चारण। जहां पर पशु को चराया जाता है और पशु को चराकर जो भी आमदनी प्राप्त होती है उससे संबंधित जो अर्थव्यवस्था बनी उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पशु चारण। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर पशु चारण करने वाली जातियां कौन सी हैं, या भारत के अंदर पशु चारण की जो प्रवृत्ति करने वाली हिमालयी जातियां कौन सी है, तो हिमालय के अंदर जो पशु चारण करने वाली जातियों की बात पूछे तो आपको याद रखना इसमें कौन कौन सी है? गुज्जर, बकरवाल, गुज्जर, बकरवाल, गधी, भूटिया। कौन कौन से हैं? गुज्जर, बकरवाल, गधी और भूटिया। ये जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से ऋतु प्रवास करती है। कौन सा प्रवास करती है? ऋतु प्रवास, मतलब ऋतु के अनुसार हिमालय क्षेत्र में प्रवास करना। ऋतु के अनुसार हिमालय क्षेत्र में जब प्रवास किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम एक पहाड़ी बनाते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है, कौन सा मौसम? गर्मी का, तो ये लोग कहां पर चले जाते हैं? ऊपर चोटियों की तरफ। और जब बर्फ गिरने वाली होती है वो वापस क्या आ जाते हैं? गिरी पथ के अनुसार। तो ये परिवर्तन किसके अनुसार कर रहे हैं? ऋतु के अनुसार, इसलिए इसे ऋतु प्रवास के रूप में जाना जाता है। अब हम अगले बिंदु की बात करें। ये लोग प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप पशुओं का चयन करके उसको पालते हैं। जिस प्रकार की वहां की दशाएं हैं प्राकृतिक, उसी के अनुसार पालते हैं। यदि उष्ण क्षेत्र है तो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, इसको पालते हैं। यदि दूर क्षेत्र है तो याक है, रेंडियर है, या और प्रकार के कोई जीव है, उनका पालन करते हैं। जिस प्रकार की वहां पर प्राकृतिक दशाएं होती है उसी के अनुरूप वहां के क्या पाले जाते हैं? जीवों को पाला जाता है। ये इन पशुओं से इन लोगों का भोज्य पदार्थ, चमड़ा, ऊन और विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। देखो पशु चारण करने से उन लोगों की अर्थव्यवस्था क्या होती है? सुदृढ़ होती है, क्योंकि उनको भोज्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मांस है, दूध है, ये प्राप्त, दही है, मक्खन है, इस तरह के जो भोज्य पदार्थ चाहिए वो उन पशुओं से प्राप्त हो जाता है। साथ में उनके चमड़े से क्या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं या भवन निर्माण उसका उपयोग करते हैं। ऊन होती है उससे वो कपड़े बना लेते हैं और बहुत सारे प्रयोग होते हैं। याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन। जबकि ऊनी वस्त्र की बात करें, ऊनी वस्त्र की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। ऊन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऊनी वस्त्र होते हैं कहाँ? चीन के अंदर। और भारत के अंदर जो लुधियाना क्षेत्र है वहां ऊनी वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ये विश्व के प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पशुचारण व्यवसाय करते हैं। और ये मुख्य रूप से यदि हम पशुचारण के रूप में देखते हैं तो ये कहाँ पर करते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इनका प्रमुख रूप से पशुचारण करके ही
अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो बच्चों, अब आप मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना होती है। जैसे घास का मैदान यहाँ पर लिख रहा हूं और यहाँ पर इनके क्षेत्र का नाम बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे भी गए। जैसे हम स्टेपीज, तो कौन सा होगा? एशिया और यूरोप दोनों के अंदर यह सम्मिलित है। ठीक है। दूसरा पेरिज, तो कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है बच्चों। तीसरा पंपाज, ये दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना। ठीक है। फिर वेडल्स, अफ्रीका। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। सवाना, अफ्रीका। पार्कलैंड, अफ्रीका। ठीक है बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण है वो विश्व की क्या है? घास के मैदान है। उनसे इन बिंदु से संबंधित काफी बार एक ही नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। 2019, 18, 19, 17 के अंदर पार्कलैंड से संबंधित अर्धवार्षिक के अंदर आपका सवाल पूछा गया था और सवाना से संबंधित भी पूछा गया था। तो आपको इससे संबंधित काफी बार एक नंबर के सवाल भी पुटअप हो जाते हैं। काफी बार इनको मिलान चिन्ह के रूप में भी इसके सवाल के उत्तर पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस घास के मैदान को भी अच्छी तरह से याद करना है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर आपने महत्वपूर्ण 2 पशु चारण क्षेत्र, मछली उत्पादन या मछली पालन क्षेत्र और संग्रहण के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे उनके बारे में आपने विस्तार के साथ इस टॉपिक के अंदर क्या किया? अध्ययन किया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पशु चारण के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो प्राथमिक क्रिया से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका भी हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और बच्चों, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।